आज हम एक ऐसे नाम की कहानी में झांक रहे हैं जो दुनिया के सबसे बड़े फूड एम्पायर से जुड़ा है, मैकडॉनल्ड्स। लेकिन मजे की बात यह है कि इसे शुरू करने वाले वो नहीं थे जिनका नाम हम सबसे ज्यादा जानते हैं, रे क्रॉक। हाँ बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ बर्गर और फ्राइज की नहीं है, सही कहा आपने। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे एक आइडिया को दुनिया भर में फैलाया जा सकता है, भले ही वो आइडिया आपका खुद का ना हो। आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि कैसे एक 52 साल के संघर्ष कर रहे सेल्समैन ने फास्ट फूड की दुनिया ही बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 1954 की। रे क्रॉक जो मिल्कशेक बनाने वाली मल्टी मिक्सर मशीनें बेचते थे, हाँ, मल्टी मिक्सर सेल्समैन थे वो कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में एक छोटे से बर्गर जॉइंट पर पहुंचे। इसे मैक और डिक मैकडोनल्ड नाम के दो भाई चला रहे थे। अब सुनिए, इन भाइयों ने क्रॉक से एक साथ 6 मल्टी मिक्सर मशीनें ऑर्डर की थी। 6 मशीनें एक साथ, सोचिए जरा। हाँ, जमाने में किसी छोटे रेस्टोरेंट के लिए ये तो लगभग अनसुनी बात थी। मतलब इतनी ज्यादा मिल्क शेक कौन बना रहा था भाई। सही। इसी बात ने क्रॉक को चौंका दिया और वो खुद देखने चले गए। वहां उन्होंने जो देखा वो था भाइयों का स्पीडी सिस्टम। स्पीडी सिस्टम, अच्छा, ये क्या था? देखिए, कल्पना कीजिए 30 सेकंड में बर्गर तैयार। 30 सेकंड? हाँ, और 1 मिनट में गर्मा गर्म फ्राइज। न कोई वेटर, न प्लेटें, न लंबा इंतजार, बस तेजी, सादगी और ग्राहकों की लंबी लाइन। वाह। क्रॉक ने इसमें वो संभावना देखी जो शायद मैकडॉनल्ड्स भाई भी पूरी तरह नहीं समझ पाए थे, कि इसे तो पूरे देश में फैलाया जा सकता है। ये एक क्रांतिकारी तरीका था खाना परोसने का। और यहीं से मतलब क्रॉक का असली खेल शुरू हुआ है ना। उन्होंने भाइयों को इसे देश भर में फ्रेंचाइज करने का आइडिया दिया। बिल्कुल। पर भाई पहले आप कह सकते हैं थोड़े हिचकिचा रहे थे। उनकी एक कोशिश पहले फेल हो चुकी थी। अच्छा। हाँ, और क्रॉक अड़े रहे, वो पीछे नहीं हटे। 1955 में उन्होंने इलिनॉय में पहली ऑफिशियल मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी खोल ही ली। और सब कुछ स्टैंडर्डाइज था, है ना? मतलब पैटी का वजन, ब्रेड का साइज। हाँ, बिल्कुल। अचार कितने पड़ेंगे, प्याज कितना डलेगा, फ्रायर का टेम्परेचर क्या होगा, सब कुछ एकदम तय था। क्रॉक का असली ध्यान बर्गर पे उतना नहीं था, आप समझिए, जितना उस सिस्टम पर था। सिस्टम पर उनका मानना था कि अगर सिस्टम पर कंट्रोल है तो बिजनेस को कितना भी बड़ा किया जा सकता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़, असली गेम चेंजर, वो तब आया जब क्रॉक ने समझा कि रेस्टोरेंट चलाने से ज्यादा पैसा रेस्टोरेंट की जमीन में है। जमीन में? वो कैसे? मतलब ये कि उन्होंने एक अलग कंपनी बना ली, फ्रेंचाइज रियल्टी कॉर्पोरेशन। ये स्मार्ट मूव था। ओके, फ्रेंचाइज रियल्टी कॉर्पोरेशन। हाँ, ये कंपनी फ्रेंचाइजी लेने वालों को जमीन लीज पर देती थी, पट्टे पर। अब सोचिए, बर्गर बिके या ना बिके, क्रॉक की इस कंपनी को किराया तो मिलता ही रहता था। अरे वाह, मतलब फिक्स्ड इनकम। एग्जैक्टली। ये सिर्फ फूड बिजनेस नहीं रहा, ये रियल एस्टेट का खेल बन गया। और इससे क्रॉक को जबरदस्त कंट्रोल मिला और जबरदस्त मुनाफा भी। और जाहिर है इससे मैकडॉनल्ड भाइयों के साथ उनके रिश्ते में तनाव आया होगा। हाँ बिल्कुल, तनाव बढ़ता गया। देखिए, क्रॉक तेजी से एक्सपैंड कर रहे थे, कभी कभी तो भाइयों को बताए बिना ही बड़े फैसले ले लेते थे। आखिरकार 1961 में क्रॉक ने भाइयों को पूरी कंपनी खरीदने की पेशकश कर दी। खरीदने की? कितने में? $2.7 मिलियन में। $2.7 मिलियन? बिल्कुल। उस जमाने में ये तो बहुत बड़ी रकम रही होगी। बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन शायद उस एम्पायर के सामने कुछ भी नहीं जो वो बनाने वाले थे। और कहते हैं कि एक जुबानी समझौता भी हुआ था, हैंडशेक डील जिसे कहते हैं। अच्छा, क्या समझौता? कि भाइयों को भविष्य के मुनाफे का 1% हमेशा मिलता रहेगा। पर वो पैसा? खैर, ऐसा कहा जाता है कि वो पैसा उन्हें कभी नहीं मिला। और बात यहीं खत्म नहीं हुई है ना। मैंने सुना है जब भाइयों ने अपने ओरिजिनल रेस्टोरेंट का नाम बदला, हाँ, द बिग एम रखा था उन्होंने। हाँ, तो क्रॉक ने क्या किया? ठीक उसके सामने एक नया मैकडॉनल्ड्स खोल दिया। जी हाँ, और कुछ ही महीनों में द बिग एम को बिजनेस से बाहर कर दिया। ये क्रॉक के काम करने का अंदाज दिखाता है, काफी निर्दयी। काफी अग्रेसिव। तो सवाल उठता है, रे क्रॉक की विरासत क्या है? क्या वो एक जीनियस बिजनेसमैन थे या एक चालाक अवसरवादी? हाँ, ये सवाल तो है। उन्होंने बर्गर का आविष्कार नहीं किया, सही बात है, लेकिन उन्होंने उस सिस्टम को, उस प्रक्रिया को लिया और पूरी दुनिया में फैला दिया। उन्होंने दिखाया कि प्रोसेस पर कंट्रोल रखना कभी-कभी प्रोडक्ट पर कंट्रोल रखने से ज्यादा ताकतवर हो सकता है, खासकर जब रियल एस्टेट भी खेल का हिस्सा बन जाए। और नतीजा आज हमारे सामने है। 100 से ज्यादा देशों में 38,000 से ज्यादा मैकडॉनल्ड्स। बिल्कुल। क्रॉक ने एक बार कहा था, अगर मेरा कोई कॉम्पिटिटर डूब रहा हो तो मैं उसके मुंह में पानी का पाइप डाल दूंगा।
सुनने में काफी कठोर लगता है ना? हाँ, कठोर तो है। पर शायद इसी तरह के भूख और आक्रामकता ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर लाता है, किसी चीज का संस्थापक या फाउंडर होने का असली मतलब क्या है? क्या वो है जिसने पहला आइडिया सोचा, या वो जिसने उस आइडिया को लिया और उसे एक ग्लोबल फिनोमिनन बना दिया? हाँ, ये सोचने वाली बात है। आइडिया जरूरी है बेशक, पर शायद उसे हकीकत बनाना, उसे स्केल करना, वो शायद उससे भी ज्यादा मायने रखता है। क्या कहते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।